78वां स्वतंत्रता दिवस ये पूरा भारत मना रहा है। मैं हिसार के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया हूं और मैं यहां के कुछ रिक्शा चालकों से बात करूंगा। क्या वाकई में आज हमारा देश आज़ाद हो गया है या फिर आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें आज़ादी पाने की ज़रूरत है। उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करूंगा। क्या लोग जो ये जश्न मना रहे हैं, क्या वो जश्न मनाना चाहिए या अभी भी जातिवाद भेदभाव की जो है अभी भी जो है आज़ादी हमें चाहिए। हमारे साथ एक रिक्शा चालक हैं, ये ई रिक्शा चलाते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सर थोड़ा इधर आ जाए और मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में। काफ़ी जो है नॉलेज रखते हैं। ऐसे ही मैंने किसी का इंटरव्यू नहीं कर रहा, इनको काफ़ी कुछ पता है, इसीलिए मैं इनके साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? पंकज कुमार। पंकज जी, आज भारत देश 15 अगस्त मना रहा है, 78वां स्वतंत्रता दिवस। जी 70 साल हो गए, 78वां चल रहा है, इसलिए इसको 78वां स्वतंत्रता दिवस बोला जा रहा है। क्या असल मायनों में हमारा भारत हर चीज से क्या खुली हवा में सांस ले पा रहा है, लेकिन ये चीज भी देखने में आ रही है अभी भी लोग जाति पाति में भी विश्वास करते हैं, जाति पाति के हिसाब से वोट डालते हैं। आपको क्या लगता है? सर ऐसा कि आजाद तो हम हो गए, लेकिन मानसिक तौर पर हम आज भी गुलामी है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि हम किस चीज़ के गुलाम हैं, तो सर आप ये देखिए कि आज आपको आज़ादी किस चीज़ में मिली है। देखो होता है सर, हम फिजिकली आज़ाद है, मेंटली गुलाम है। बस सेम यही स्थिति हमारी आज है। नाम क्या है कि भाई हमारा शासन है, हमारा सब कुछ है, अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज चले तो गए, लेकिन उन्होंने हमारे जो बीज बो के चले गए। और वर्तमान हमारे राजनेताओं ने साहब जो स्थिति पैदा कर दी देश में, सिर्फ अपनी गद्दी के लालच में जातिवाद जातिवाद जातिवाद, इतना जबरदस्त जातिवाद हो गया कि लोगों को इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अब मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो भी बोलते हैं साहब मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जातिवाद उनमें भी बहुत कूट के भरा है। कहीं टिकट देने की बात आती है, मतलब मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं राजनीति की कोई बात बता देता हूँ, ये सामने खड़ी रिक्शा ये इन्हीं की है, ये चला रहे हैं और उनकी बातों से आप ये जान लीजिए कितना नॉलेज और कितनी ज्ञान रखते हैं ये। लेकिन मोदी जी को भी देखिए तो आप, हम शुरू में उनकी इज्जत करते, लेकिन आज वो भी जातिवाद में इतनी बुरी तरह आ गए, इतनी बुरी तरह आ गए कि वो लोगों को अपनी जात बताते चल रहे हैं। तो सर अब क्या बोलूँ, अब ये तो आप खुद महसूस कर रहे होंगे, आप लोग भी। बिल्कुल, हमने भी देखा है। उन्होंने कई भाषणों में कई बार कहा है कि मैं इस जाति से बिलोंग करता हूं। देश का प्रधानमंत्री जब अपनी जाति बताता है, और जब देश के जो है राष्ट्रपति बने थे रामनाथ कोविंद, उनकी भी जाति बाकायदा अखबारों में आई थी। तो ये जो जातियां अगर प्रधानमंत्री बताएगा, राष्ट्रपति बताएगा, तो ये जातिवाद से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमें भी तो उनके बंधन में आना ही पड़ेगा। तो सर देश आज भी आजाद नहीं है, हम मानसिक तौर पर आज भी गुलाम हैं। मानसिक तौर पर आज भी हम गुलाम हैं। अंग्रेज तो 1947 में चले गए थे, लेकिन जो उनकी मानसिकता थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, दमन करो राज करो, वो आज भी कुछ लोग हैं जो अंग्रेज दिखने में तो नहीं है, लेकिन उनकी मानसिकता आज भी अंग्रेजों जैसी है। अब सर ऐसे ही देख लीजिए आप, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कहा कि हर मंत्री एक आम आदमी के तरह घूमेगा रोड पर, लेकिन आज देखिए आप, मंत्रियों की गाड़ी कितने धड़ल्ले से लाल बत्ती पार करके जाती है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि साहब सब मंत्री लाल बत्ती हटाओ, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा? अब आगे एक पायलट कार चलती है, पीछे एक सिक्योरिटी कार चलती है, लाल बत्ती तो उनमें है ही। लाल बत्ती तो उनमें है ही, और वो रेड लाइट के ऊपर स्पेशल लोग रुकवा दिए जाते हैं और इनको जाने दिया जाता है। इसका क्या है? तो कहाँ से वो उन्होंने कहा था वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कही थी? कहाँ से हम आजाद हुए ये बताओ आप। हम आजाद हुए? हर पॉइंट पर तो आज हम गुलाम हैं। हर पॉइंट पर हम गुलाम हैं। आप कहीं से भी उठाकर देख लो। अब महंगाई की बात पर आ जाओ, साहब मोदी जी पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं कि हम गरीबों को 5 किलो आटा दे रहे हैं। दे दिया, गेहूं दे दिया 5 किलो एक आदमी को। बाकी महंगाई देख लो आप, खाली आटा तो आदमी फाकेगा नहीं, रोटी खाली गेहूं तो चबा के खाएगा नहीं। बाकी चीजों के दाम देख लो आप कहाँ जा रहे हैं। सरसों का 200 से ऊपर चला गया है। तो कहाँ हम आजाद हैं ये बताओ। हम आजादी का मतलब क्या होता है? आजादी का असली मतलब यही है कि हम फ्री रहें, थोड़ा भी कमाए तो हम खुश रहें। आज कहाँ है? कहीं कुछ नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये देख लीजिए, ये जो है ना लोग हैं यहाँ भी हैं, ये सभी जो है अपना रिक्शा और ये 3 व्हीलर चला करके जो है अपना समय व्यतीत करते हैं। अब आप क्या मानते हैं, क्या इनका करियर बन चुका है? क्या इनके बच्चों का करियर बन जाएगा? क्या 3 व्हीलर चला के ये अपने आप में ये करियर बना चुके हैं? क्या अब इनकी उम्र है, अगर ये अच्छी एजुकेशन देश में होती, सरकारी स्कूलों में अगर अच्छी एजुकेशन होती, तो वहाँ पर ये पढ़ते, वहाँ से +2 पास करते, फिर सरकारी विद्यालय महाविद्यालयों में, जो सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन होता सस्ते में बिल्कुल,
वहां पर फिर ये डिग्रियां प्राप्त करते, अच्छी नौकरियों के अवसर इनको मिलते, तो ये चलाने की नौबत थोड़ी थी। आज अगर 500 या 1000 रुपया भी ये दिहाड़ी बनाते हैं, फिर उसमें घर के खर्चे, सरसों का 200 रुपये का तेल हो गया है, पेट्रोल 100 के आसपास हो गया है। अगर ये चाहकर भी है ना सरकारी में नहीं पढ़ा सकता, इसको ये चिंता रहती है कि मैं तो चलो जैसे तैसे रिक्शा चला के कर लूंगा, लेकिन मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको प्राइवेट में पढ़ाते, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसके इनके इनके उनके सबके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते मिलेंगे। क्यों? सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ऐसी हो चुकी है। बच्चे पढ़ते प्राइवेट में, कभी हम गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ते प्राइवेट में। हमारे बच्चे तो आज चले गए स्कूल में सरकारी में, कल फिर बैठे हैं। मजबूरी है ना पढ़ाना, पूरी उसमें है जी। शिक्षा व्यवस्था तो अच्छी नहीं है नहीं सरकारी है, में। नहीं शिक्षा व्यवस्था हो ना हो, बच्चे मान लो 5वीं क्लास तक मान लो पास हो जाएंगे तो हमारे कल को हमारी तरह रिक्शा नहीं चला सकते। रिक्शा नहीं, ये सोचते हैं कि इनकी कहीं नौकरी लग जाएगी, ये लेकिन व्यवस्थाएं। एक और बात है, ये हमने रिक्शा ले रखी है, हमने इसका पैसे दे रखे हैं, और ये रिक्शा मालिक ने हमारी मोटर खोल रखी है, उसका जवाबदार कौन है? आपके अंडर में गाड़ी खड़ी है मेरी, तो आप जवाबदार हो कि मैं जवाबदार हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। एक चीज होती है, जहाँ तक शिक्षा की बात आती है, मैं भी शिक्षा हासिल की है, मैं भी डबल ग्रेजुएट हूँ। डबल ग्रेजुएट है, उसके बावजूद ये चलाने के लिए मजबूर हैं। जब हम 10th और 11th क्लास कर रहा था मैं, तो सर मैं सरकारी स्कूल से की है मैंने, जयपुर के। और उस समय हमारी सरकारी स्कूलों का जो स्टैंडर्ड था वो आज के प्राइवेट स्कूल फेल थे उसके सामने। उस समय अच्छी होती थी, उसके सामने बिल्कुल फेल थे। हमारे एक हिंदी के टीचर थे, वो हमेशा एक धोती पहन के आते थे। इधर से दिखाइए सर, थोड़ा सामने से, यहाँ आ जाइए। वो जो धोती पहन के आते थे वो फटी हुई होती थी उनकी धोती, और मैं उनसे अक्सर सवाल किया करता था, मैं सामने बैठता था उनके, मैंने कहा सर आप फटी धोती पहन के आते हैं हमेशा, सर अच्छा नहीं लगता। तब उन्होंने मुझे एक बात कही थी, आज भी वो बात मेरे दिमाग में घूमती है, बेटा तुम्हें आज पता नहीं चलेगा मैं फटी हुई धोती क्यों पहन रहा हूँ, जब तुम बड़े होगे, कमाने लगोगे, परिवार चलाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं फटी हुई धोती क्यों पहन रखा हूँ। आज वो बात हकीकत है, बिल्कुल सही है वो। तो सर आज हम कहाँ से हम आजाद हैं? सरकारी अस्पताल में जाओ, डॉक्टर को दिखा दिया, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, देख ली, दवाई लिख दी, 90% दवा बाहर से लेनी पड़ती है, आपको अंदर नहीं मिलेगी कोई भी दवाई। कौन सी दवा मिलती है? 4 आना की ये पैरासीटामोल या छोटी सिट्रीजिन, बस सिट्रीजिन है, पैरासीटामोल है, छोटी मोटी दर्द की दवा है, बस ये सब वहाँ मिलती है। बाकी वो गिरा लगा बाहर से लो आप, ज्यादा सामने दवाई दुकान है वहाँ से ले लो, उनकी सेटिंग है वहाँ, सेटिंग है। तो वो पहले उसमें वो पहले खुद कमाएंगे कि पहले वो हमें फायदा कराएंगे। एक चीज तो हमने देखा है इस गवर्नमेंट के अंदर, सरकारी अस्पताल की आप हालत देख लीजिए, हिसार की नागरिक अस्पताल की, उसके साथ लगते टीबी अस्पताल की हालत देख लीजिए। निगम 4.5 करोड़ में चारों तरफ फव्वारे लगवा रहा है, 4.5 करोड़ में फव्वारों का काम चल रहा है, कहीं पर कोई गोल चक्कर बनाया जा रहा है, इधर इसका नवीनीकरण किया जा रहा है। लेकिन जो जरूरतियात हैं, जो महत्वपूर्ण जहां पर काम होने चाहिए, विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में कहीं भी चले जाएं आप, हिसार के या हरियाणा के कहीं भी, सारे विद्यालयों की ऐसी अवस्था मिलेगी कि वहां पर बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। और सर आप देखिए तो हाई क्वालिफाइड टीचर सारे सरकारी स्कूलों में ही है, तब भी ये हालत है। तब भी हालत है, क्यों है? वहाँ भी जातिवाद है, आप उठा के देख लीजिए, वहाँ भी जातिवाद बहुत भयंकर है। अब एक चीज बताता हूँ मैं जातिवाद की बात, मोदी जी ने भी चुनाव के समय 4 जातियां बनाई थी, बोले मुझे बाकी जातियों से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए सिर्फ 4 जात है, महिला, गरीब, वो किसान और छात्र। उन्होंने 4 जाति बनाई थी, आज चारों जातियों की आप हालत देख लीजिए, महिलाओं की हालत, अभी यूपी में क्या हुआ, अभी बंगाल में क्या हुआ, कोई क्यों नहीं बोल रहा? वहाँ भी जातिवाद है, हम बोलेंगे तो इस जाति के वोट हमारे कट जाएंगे। अभी अयोध्या में क्या हुआ, लेकिन यूपी सरकार जो कि बाबा बैठा वहाँ पर, जो बुलडोजर चलाने में माहिर है, वो भी उस घटना पर चुप है। क्यों चुप है? वो सब ओबीसी और शेड्यूल क्लास से आता है, वो जो बच्ची है। हम यदि कुछ बोलेंगे, आरोपी जो सामने आया है टीवी वगैरह हम देखते हो मुस्लिम बिरादरी से, हम कुछ बोलेंगे तो हमारे ये वोट कट जाएंगे, तो वहाँ भी जातिवादी आ गई। देश के कानून से उनको देश पब्लिक की रक्षा से मतलब नहीं है, बिल्कुल कुल मिला जातिवादी देखनी है। कुल मिला के जो है माहौल इस प्रकार का इस देश के अंदर बन गया है कि आदमी कमाने निकले तो कमाएंगे, सोर्स नहीं, पढ़ाने निकले बच्चों को तो पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं, सरकारी अस्पतालों में जाओ डॉक्टर नहीं, ऐसे हालात बन गए हैं। तो इन हालातों के जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या वोटर्स अभी तक सही नेताओं को पहचानने में गड़बड़ कर रहे हैं, क्या पहचान नहीं पा रहे हैं, या फिर ये जो दो नकाब पहन करके जो आते हैं वोट मांगने, वो अपना चेहरा छुपा लेते हैं, वो असली अंदर की जो उनके अंदर बैठा है वो छुपा लेते हैं, और जब वो वोट लेकर के MP MLA मंत्री बन जाते हैं फिर वो असलियत दिखाते हैं और बाद में किसी के दरवाजे पर नहीं पहुंचते जब उनको जरूरत होती है। ये हालात इस प्रकार के बने हुए। मैं बता देता हूँ, मैं हिसार शहर के इस रेलवे स्टेशन पर
जो इसका नवीनीकरण पे 19 करोड़ रुपया 45 करोड़ रुपया आया हुआ है वो लग रहा है। हिसार शहर के चारों तरफ चले जाए आप, कहीं पे आपको लगेगा कुछ और बनाया जा रहा है, कहीं एयरपोर्ट। मैं एयरपोर्ट की बता देता हूं, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं अगर आज मैं यहां से दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पर जाऊं तो मुझे टिकट नहीं मिलेगी, ना मुझे जहाज मिलेगा। मेरे को कह देंगे भाई जहाज है ही नहीं। और रोज अखबारों के अंदर ये बातें आती है। अगर मैं अपने माँ बाप को लेके जाऊं ना, मुझे तो लेके जाना, उनको घुमाना है एयरपोर्ट में, जहाज से बिठा के चंडीगढ़ जाना है, तो जहाज नहीं मिलेगा वहां पे। लेकिन रोज अखबारों में सुर्खियां क्या आती हैं, आज इसका उद्घाटन कर दिया, 8-9 बार तो इसका उद्घाटन कर दिया। यह हालात है चारों तरफ। अब 4.5 करोड़ रुपए में फव्वारे लगने जा रहे हैं, 4.5 करोड़ रुपए में फव्वारे लगेंगे। इससे जरूरी ये था कि किस स्कूल के ऊपर या फिर सरकारी अस्पताल में दवाइयां ला देते ना सारे स्टैंडर्ड की। ये हालात है। अब ये एक महिला आई है, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये महिला आई है, रिक्शा चलाती हैं ये देखिए ये महिला रिक्शा चला करके अपना पेट पालने का काम कर रही हैं। और अब इनसे जान लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस है जी आज, 15 अगस्त है। 15 अगस्त क्या कहेंगे उसके बारे में? आपको तो क्या कहना, कुछ नहीं कहते। स्वतंत्रता महसूस होती है, आप आजाद महसूस करते हैं? आज आजाद है, आज सब खुशी खुशी मना रहे हैं अपना। सब खुशी मना रहे हैं। मना रहे हैं, खुशी किस चीज की मना रहे हैं कि हम आजाद हैं? आजाद हो रहे हैं आज। आजाद हो रहे हैं, ठीक लग रहा है सब? हाँ जी, हमें तो अच्छा लग रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, आज़ादी का पर्व मनाइए। 1947 में आज़ाद जरूर हो गए थे, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइए। जो पैसा ऊपर से आता है ना सेंटर से, वो पैसा जहां लगना चाहिए वो पूरा का पूरा लगना चाहिए। और इस चीज को इन वोटर्स को समझ लेना चाहिए, जो पैसा है 100% वहां से आया तो 100% लगना चाहिए। अब ये नगर निगम जो है ना 4.5 करोड़ में फव्वारे लगवाएगा, तो ये भी देख लेना फव्वारों में क्या क्या किस किस के घर में फव्वारे लगेंगे और कितने रोडों पे लगेंगे और कितनी जरूरत है फव्वारे लगवाने की। फव्वारे तो है ना हर व्यक्ति, अगर बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगा अपने आप लगवा लेगा फव्वारे, तो वो ठीक है। उससे अच्छी शिक्षा मिल जाए ना, रोड तो अपने आप बनवा लेगा। शिक्षा जरूरी है और शिक्षा भी अच्छे स्तर की, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी चीजें हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लाइव में जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया भाई साहब।